स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के फर्स्ट इमेजेस के बारे में। तो ये समझने से पहले ये समझिए कि ये ट्रायल इमेज नहीं है, कैलिब्रेशन इमेज नहीं है, टेस्टिंग इमेज नहीं, ये फाइनल साइंस मिशन चालू हो गया है। तो आइए समझते हैं। तो ये फोटो रिलीज किया गया है नेबुला के बारे में। तो हिसाब ये समझिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये हबल ने भी फोटो खींचा है। लेकिन बात ये समझिए कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाने टाइम में पूरा फोकस किया गया था कि वो जितना इंफ्रारेड में देख सके वो देखना चाहे, क्योंकि इंफ्रारेड का वेवलेंथ लंबा होता है कंपेयर टू अल्ट्रावायलेट। और इन दोनों के बीच में, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में आता है हमारा ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम जो आप और हम देखते हैं। तो बात है कि वेवलेंथ जैसा होगा उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे लंबे वेवलेंथ किसी भी चीज़ के आर पार जा सकते हैं, इसीलिए हम लोग रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन में दूर जाता है लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी ज़्यादा दूर नहीं जाता। तो वैसे ही ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम अगर आप देखना चाहेंगे तो ये सब स्टार नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये डस्ट क्लाउड जो है वो उसे रोक दे रहा है, नहीं जी तुम बाहर नहीं जाओगे। लेकिन अगर आपका वेवलेंथ लंबा हो जाए तो ये सब दिखने लगे। ये सारे स्टार्स हबल के फोटो में है ही नहीं। अगर आप ऑप्टिकल से फोटो लेंगे दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए इंफ्रारेड पे पूरा मेहनत किया गया था। और ये एरिया जो है ये एक समझिए स्टार नर्सरी इसे कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे स्टार्स बनते हैं। और मतलब ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहीं पे सीखते हैं। जैसे काफ़ी जब आप लोग देखते होंगे कि जितने भी एस्ट्रोफिजिसिस्ट बात करते हैं वो बोलते हैं कि स्टार ऐसे से होता है, स्टार का ये फिजिक्स आपके दिमाग में तो भैया स्टार तो एक ही हमारे बगल में सन। आपको पता कैसे कि ये होता है वो होता है? यही देख रहे हैं। जब भी आप गैलेक्सी में बाहर की तरफ देखते हैं तो ये एक जंगल जैसा है। वहाँ पे आपको अलग अलग पेड़ अलग अलग उम्र में मिलेंगे। कोई पेड़ मरने वाला हो, कोई पेड़ उग रहा होगा, तो वो देख के आप समझ सकते हो ना कि आपके मतलब जो आपके पास का पेड़ है उसका क्या होने वाला है। वही समझिए। तो यहाँ पे ये जो लाइन देख रहे हैं, ये बॉर्डर देख रहे हैं, ये समझिए जो एनिमे आया था ना नारुतो ऑलमाइटी पुश, ये वही हो रहा है। तो यहाँ पे जितने यंग स्टार्स हैं जो बहुत ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बम बम मात्रा में जोर लगा रहे हैं, वो समझिए एक तौर का झाड़ू लगा दे रहे हैं। वो लिटरली डस्ट क्लाउड को पुश कर दे रहे हैं अल्ट्रावायलेट से। ये इतना ज़्यादा यहाँ पे रेडिएशन प्रेशर है, तो वो यहाँ पे पुश कर रहा है। अब ये सब जो डस्ट पुश हो रहा है ये कोलैप्स करके अपना खुद का स्टार भी इग्नाइट कर सकता है। तो यही सब देख देख के हम लोग समझते हैं कि अच्छा अल्ट्रावायलेट से आप डस्ट को पुश कर सकते हैं, मतलब अगर स्टार जितना हॉर्स पावर होना चाहिए आपके पास। तो ये सब सीखने में हम लोग को काफ़ी मदद मिलता है। और ये समझिए यहाँ के जो अंदर का स्ट्रक्चर है ये हबल वाले फोटो में आता ही नहीं, क्योंकि दिखता ही नहीं, वो इंफ्रारेड में। और रहा बात इंफ्रारेड की ऑब्जर्वेशन, आप धरती से नहीं कर सकते, क्योंकि धरती ठंडी जगह नहीं है। मतलब ठंडी एज इन लाइक ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो के आसपास ही है। धरती का एवरेज टेम्परेचर है 20 डिग्री से, मतलब एटमॉस्फेयर ही उतना गर्म है। तो आप कोई भी टेलीस्कोप लाएंगे वो एटमॉस्फेयर के कारण देख ही नहीं पाएगा। तो इसको स्पेस में ही होना था। ये ऑब्जर्वेशन नहीं किया जा सकता है धरती से, आपको स्पेस में ही होना पड़ेगा। तो ये हम लोग बात किए क्राइन नेबुला के बारे में। अब बात करते हैं सदर्न रिंग नेबुला के बारे में। तो इसके भी फोटो कई सारे ऑब्जर्वेटरी से लिए गए हैं, कई सारे स्पेक्ट्रम में लिए गए हैं। एक्सरे भी मिल जाएगा आपको, अल्ट्रावायलेट भी मिल जाएगा आपको, ऑप्टिकल भी मिल जाएगा और इंफ्रारेड भी मिल जाएगा। तो ये एक प्लानिटरी नेबुला है। मतलब लेकिन ये बात समझिए इसका प्लैनेट से कोई लेना देना नहीं है। ये स्टार का आखिरी फेज है। स्टार ऊपर जाता है तो क्या होता है। तो ये हमारे से काफ़ी नज़दीक है, 2500 लाइट ईयर्स, मतलब काफ़ी नज़दीक ही है। मतलब बाकी सब कंपेयर, बाकी सब मिलियन ईयर्स में है, तो ये 250,000 बगल में है। चलेंगे तो 10-20 हज़ार साल में पहुंच जाएंगे, उस टाइप का है। तो हिसाब ये समझिए बाइनरी स्टार सिस्टम। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अगर इसका फोटोज आप पहले देखेंगे तो ये इतना लो रेजोल्यूशन में आता था और स्पेक्ट्रम इतना क्लियर नहीं था कि यहाँ पे सबको लगता था एक स्टार है। ये अब पता चला कि वहाँ बाइनरी स्टार है। इसीलिए बोले कि अलग अलग स्पेक्ट्रम से आप स्टडी करेंगे तो आपको अलग अलग चीज़ दिखेगा। और यहाँ पे ये समझिए कि आप बोलेंगे ऑप्टिकल में हमने देख लिया, एक्सरे में देख लिया, अल्ट्रा में देख लिया, तो क्या सब चीज़ हो गया? नहीं। अभी अगर इसको रेडियो टेलीस्कोप से दिखा जाए, कोई बहुत बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाया जाए, उससे दिखा जाए, कुछ और दिखेगा। इसीलिए अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज बनाई जाती हैं, एक से काम कभी नहीं होता है। आपको अलग अलग स्पेक्ट्रम अलग अलग चीज़ दिखाएगा। जैसे ये डस्ट क्लाउड है, इसमें बहुत सारी चीज़ लोगों को पता चल रहा है कि है। जैसे मतलब अबे इसको अब साइंटिस्ट लोग रिसर्च करेंगे। ये फोटो ऑब्जर्वेटरी से आ गया, अब ये डेटा क्रंचिंग वाले स्टेज में जाएगा। तो जैसे ये कहा जा रहा है कि ये है हाइड्रोकार्बन, तो बोले वहाँ हाइड्रोकार्बन क्यों है? आप ये समझिए कि हम लोग को कहा जाता है टेक्निकल टर्म में कि इंसान स्टार डस्ट से बना। उसका मतलब क्या होता है? बात है कि धरती में जितने भी मटीरियल वो कहीं से तो आए होंगे ना, आसमान से तो बस टपक नहीं जाएंगे। अब आप बिग बैंग लेते हैं तो बिग बैंग का जो स्टार्टिंग फेज है उसमें क्या बना? लाइट एलिमेंट्स, हाइड्रोजन बने। अब हाइड्रोजन से आगे तक कैसे आए? हाइड्रोजन से आगे आप आते हो सीधा सीधा ये करके, फ्यूजन करके टक 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 कर करके आप नीचे आते हो पीरियोडिक टेबल में। मतलब हाइड्रोजन से हीलियम तक जाते हो, हीलियम से उससे नीचे आते हो, ऐसे ऐसे कार्बन तक जाते हो। आयरन जैसे आप पहुंचते हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल में आयरन तक आप भरते हैं। अब उसके बाद वो एनर्जी नेगेटिव हो जाता है, यानी कि अब स्टार ईंधन के तौर पर आयरन को नहीं फ्यूज कर सकता, वो कोलैप्स कर जाता है। क्यों कोलैप्स कर रहा है? रेडिएशन प्रेशर जो उसको बाहर फुला के रखा हुआ था वो ग्रेविटेशनल प्रेशर से बैलेंस हो गया, तो साइज उसका स्टेबल है। अब ग्रेविटी उसको दबाना चाह रही है, लेकिन फ्यूजन बोल रहा नहीं, हम तुमको नहीं दबने देंगे। अब बात है ईंधन खत्म हो गया तब क्या करोगे? प्लेन जैसे हवा में उड़ रहा है, फ्यूल खत्म हो गया तो क्या करोगे? गिरेगा ही। वही ग्रेविटी से
कर देता है। और जब ग्रेविटी इतना जोर से दबाता है तो अलग मतलब थर्मोडायनेमिक फोर्सेस उसको पुश करके फोड़ सकती है। यही आप देख रहे हैं, बूम जो हो गया। तो ये सब यहाँ पे अब जब ये बूम होता है ये सुपरनोवा तक बन सकता है। अब ये सब जो एरिया में जो एनर्जी निकल रही है वो इतना ज़्यादा होता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो हैवी पार्टिकल्स, हैवी एलिमेंट्स बना सकता है। यानी कि ये जो स्टार डस्ट जो आप देख रहे हैं इसमें सारा एलिमेंट आपको मिलेगा पीरियोडिक टेबल का, हैवी एलिमेंट्स। आयरन के बाद वाले, आयरन से पहले वाला सब मतलब स्टार बनाता है, लेकिन उसके बाद वाला सिर्फ एक शॉट में बनाया जाता है आपका सुपरनोवा में। इसीलिए बाकी सारे एलिमेंट का अगर पीरियोडिक टेबल में देखें उसकी मतलब ये प्रेजेंस जो है काफ़ी कम होती है। तो ये वहाँ बना रहा है। अब यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, बहुत लो रिएक्शन, मतलब ये हम लोग बाहर से देख रहे हैं तो लग रहा है कि एकदम कलर है, डेंस है। वहाँ पे आप जाइए लगे वैक्यूम में देख रहे हो। और ये मतलब समझिए अगर सन को कोई ऊपर से दिखेगा ऐसा ही दिखे, मतलब इतना ब्राइट नहीं दिखेगा क्योंकि हमारा सन अभी स्टेबल है, लेकिन थोड़ा सा एक फेंट डस्ट क्लाउड दिखेगा। जो अभी आप लोग सुनते होंगे ना वॉयेजर गुजरा है, वो डस्ट क्लाउड के अंदर हम लोग, इसलिए हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन बाहर से कोई दिखेगा, बहुत लॉन्ग एक्सपोजर पे दिखेगा सन के आसपास एक डस्ट क्लाउड है जिससे हम लोग वॉयेजर को बाहर निकाल पाए अभी। तो यही समझिए कि यही है स्टार डस्ट, यही फैलेगा धीरे धीरे इंटरस्टेलर मीडिया में, यही जाके क्लम्प करेगा, वो क्लम्प करके स्टार इग्नाइट करेगा। स्टार इग्नाइट के बाद जो और मटेरियल निकलेगा उससे प्लैनेट्स बनते हैं, उससे हम लोग बनते हैं। तो ये सदर्न रिंग नेबुला में ये चीज़ देखने को मिला। ये मतलब समझिए बहुत बड़ा मतलब धड़ाक से डिस्कवरी होगी, अरे भैया ये तो बाइनरी स्टार सिस्टम है। पहले तो दिख ही नहीं रहा क्योंकि डस्ट क्लाउड उसको छिपा के रखा हुआ था। इसीलिए बोले जितना वेवलेंथ लंबा होगा उतना गहराई में आप उतर सकते हैं। अब बात करते हैं स्मैक दैट, स्मैक 0723 के बारे में। तो ये इमेज बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है। कितना छोटा? आप एक रेत की कण लीजिए, ग्रेन ऑफ सैंड, उसको पूरा हाथ में लिए, उसे अंतरिक्ष में कहीं भी दिखाइए, ये इतना बड़ा, मतलब ये फोटो तो मैं पूरा दिखा भी नहीं रहा हूँ, इससे भी बहुत बड़ा, मेरा टीवी छोटा पड़ेगा उसको दिखाने के लिए। वो उतना छोटे एरिया में इतना सारा चीज़ दिख रहा है। अब यहाँ पे जितने डॉट दिख रहे हैं ऑलमोस्ट कोई भी डॉट स्टार नहीं है। स्टार कौन से हैं? जो ज़्यादा चमक रहा है। आप ऐसे ही देख सकते हैं कोई भी पिक्चर में स्टार्स हमारे आसपास जो है वो ऐसे ब्राइट चमकेंगे, क्योंकि मतलब समझिए ऑलमोस्ट सेंसर को ओवरलोड कर दे रहा है। बहुत ज़्यादा लाइट निकल रहा है, इतना निकल रहा है कि लाइट रिफ्रैक्ट कर रहा है। जो उसका एजेस है, हेक्सागोन है, स्मूथ मिरर नहीं है तो हेक्सागोन है, उसका लाइट एजेस से रिफ्लेक्ट मारता है। और जो मतलब फ्रेम है जिससे वो सेकेंडरी मिरर पकड़ा हुआ है, वो फ्रेम से भी लाइट रिफ्रैक्ट करता है। अगर आप हबल का देखेंगे, जब भी ब्राइट स्टार को देखेगा उसमें क्रॉस दिखेगा, जो उसका सेकेंडरी मिरर का सपोर्ट स्ट्रक्चर है, इसमें वो दिखता है हेक्सागोन के चलते। और प्लस मतलब जो सपोर्ट आर्म है वो ऐसा डिज़ाइन किया गया कि मतलब एक लाइनमेंट जो है उसका मैच कर जाए हेक्सागोन के चलते, ताकि एक ही लाइन है लेकिन एक एक्स्ट्रा आ जाता है। तो ये सब जो दिख रहा है कि जरूरत से ज़्यादा है, जैसे जितने भी चीज़ में आपको वो दिख रहा है वो सब बगल में है, अगल बगल में है। जो उसके बिना देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसको हटा के आप देखेंगे, जो भी आपको एकदम धुंधला दिख रहा है वो सब है दूर का। कितना दूर का? बहुत ज़्यादा दूर का, मतलब बिलियन ईयर्स में आप काउंट करें, बहुत ज़्यादा दूर का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग एकदम क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे आपका है और उसके इर्द गिर्द से लेंसिंग हो रही है सीधा। ये गैलेक्सी तो एकदम ब्लैक हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि हम लोग पढ़ते थे, मैथमेटिशियन इसका हिसाब लगाए और ये फोटो खींच के दिखा दिया, टेक इट एंड गो। टू बी फेयर ये हबल में कर चुका था, लेकिन ये इतना क्लियरली कर पाना ये काफ़ी बड़ी बात है। और हबल ये अगर फोटो खींचा है, जो कि खींच चुका है, ज़्यादा यहाँ दिखा नहीं था, लेकिन लोग चौंक गए थे क्योंकि उस टाइम में लोग सोचे कि मतलब हम लोग देख लिए, मैप कर लिए। जब हबल को लॉन्ग एक्सपोजर किया गया तो पता चला अरे भैया ये बहुत चीज़ है। ये बोल रहा है नहीं अभी बहुत 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 ज़्यादा चीज़ आप नहीं देखे हैं। तो ये स्मैक 0723 में हुआ। और ग्रेविटेशनल लेंसिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल है। और ग्रेविटेशनल लेंसिंग का दूसरी फायदा होता है, उससे आप ये स्टडी कर सकते हैं जो भी चीज़ उसे लेंसिंग कर रही है उसका मास कितना है। इसी से आप दूसरे गैलेक्सी का मास का अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेफेंस क्विंटेटलेट के बारे में। ये जो गैलेक्सीज है ये क्लस्टर गैलेक्सीज है, यानी कि यहाँ पे 5 गैलेक्सीज शादी ब्याह कर रहे हैं एक दूसरे से। ये थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा नहीं, बस 290 मिलियन लाइट ईयर्स। अब बिलियंस में बात करें तो मिलियन थोड़ा नज़दीक हो गया। और यहाँ पे ये समझिए कि क्या होता है जब गैलेक्सी भिड़ जाती है एक दूसरे से। यहाँ पे और ये सब जो डॉट्स है वो सब एक स्टार है। यही यहाँ पर मतलब समझिए जेम्स वेब टेलीस्कोप का जो रेजोल्यूशन जो लोग सुनते हैं वो यही है। ये अगर किसी भी और टेलीस्कोप से खींचा जाए बस यहाँ ब्लॉब दिखेगा या बहुत हुआ तो थोड़ा सा नॉइज आएगा। यहाँ पे एकदम क्लियर कट नहीं भैया वो एक स्टार है, हर एक चीज़ एक स्टार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें हमें दिख रहा है गैलेक्सी का कोलिजन होने पे क्या होता है, क्योंकि इसमें शॉकवेव भी एक गैलेक्सी बना रहा है, उसका नाम है NGC7318b। उसमें शॉकवेव भी बन रहा है। और इसका हिसाब ये समझिए कि हमारी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से भिड़ रही है। अभी नहीं होने वाला, कई कई बिलियन साल बाद होगा, लेकिन ये होता रहता है, नेचुरल चीज़ है, कॉमन चीज़ है। तो हम लोग वही बोल रहे हैं। कैसे जानते हैं कि ये होगा? देख रहे हैं, डेमो देख रहे हैं, स्लो मोशन में हो रहा है लेकिन देख रहे हैं। ऐसे ऐसे करके हमें 2-3 गैलेक्सी दिखे जो भिड़ चुका है, 2 दिख रही है जो भिड़ने वाला है, तो ट्रेजेक्टरी का अंदाजा लग जाता है। वैसे करके इसको स्टडी करके बहुत सारा चीज़ कर रहा है। और ये काफ़ी बड़ा कोलार्ज फोटो है, ये एक सिंगल एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि हबल का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो उतना बड़ा नहीं है। तो इसको लिया कैसे गया? इसको ऐसे करके लिया गया, मतलब ये कॉस्मिक बैकग्राउंड है, उसमें ऐसे टक 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 करके पैनोरामा एक तरह का समझिए स्टिच किया गया। ये 2 कलर इसलिए दिखाया जा रहा है, नियर कैमरा का कवरेज अलग है और नियर कैमरा का कवरेज अलग है। कट कट
किलोमीटर करके लिया और मतलब समझिए मतलब मून से थोड़ा ही छोटा एक सेक्शन का ये लेके किया गया है, जिसमें इस पे फोकस किया गया है। इसके फोटोज़ बहुत टाइम से हम लोग खींच रहे हैं और वही देखिए जो-जो स्टार अगल-बगल में है, उसमें आपको वो क्रॉस दिख जाएगा। तो ये है क्विंटेलेट, जहाँ मतलब शादी-ब्याह चल रहा है अपना ज़ोर-शोर से। अब बात करते हैं मतलब क्या है? व्हाट इज़ द पॉइंट? तो हिसाब ये समझिए, ये बात एकदम सच है। आप सभी लोगों को ज़िंदगी में समझना ही पड़ेगा कि पैसा समय नहीं खरीद सकता। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इट कैन बाय यू स्पीड, मतलब समय आपको दे सकता है, रफ्तार आपको दे सकता है। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है जैसे आप ये फोटो खींच रहे हैं, यही एक्सपोजर लेने के लिए हबल को कुछ घंटे लग सकते हैं। हबल जहाँ पे ट्रेन करेगा, कोशिश करेगा कुछ घंटे का फोकस लेने का, ठीक है। जेम्स वेब टेलीस्कोप वहाँ देखिए, कैमरा डाला उस जगह पे, फोटो ले लिया, खत्म सर, आगे चलिए, आगे अगला ऑब्जर्वेशन कीजिए। ये समय की बात होती है। और आप देखिए, जो मैंने आपको बोला था कि डस्ट क्लाउड के आर पार दिखने लगा, देखिए यहाँ डस्ट क्लाउड में सिर्फ बहुत बड़ा स्टार दिख रहे हैं, यहाँ पे सब छोटे छोटे स्टार्स दिख रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग वेवलेंथ का फायदा उठा गया। ये दूसरा है जो मैंने बताया, हबल डीप फील्ड फोटोग्राफ। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें दिखा जब हम लोग को, तो हम लोग चौंक गए कि अरे यहाँ पे भी कुछ है। लेकिन जेम्स वेब बोल रहा है सर आपने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है, अभी बहुत चीज़ है देखने के लिए। और इसमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग बहुत क्लियर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डिटेल और रेजोल्यूशन है। और हाँ, एक चीज़ आपको थोड़ा ऑड लग रहा है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ इंफ्रारेड, अब फोटो तो कलर दिख रहा है, तो क्या घोटाला है? नहीं। आप ये समझिए, आप लीजिए स्पेक्ट्रम जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें अगर कोई भी चीज़ का रेजोल्यूशन है, उसको आप उठा के दूसरे में ट्रांसपोज कर सकते हैं। यानी कि आप उठाइए इंफ्रारेड जो आपने उठाया, कंट्रोल सी कीजिए, उसे कंट्रोल वी कर दीजिए, मतलब बेसिकली उसके सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए एक फिक्स फैक्टर से, आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली इसके लिए और मैथमेटिक्स की जाती है, बस मैंने आपको रफली बताया कि आप शिफ्ट कर सकते हैं। रेडियो कम्युनिकेशंस में भी ऐसा इस्तेमाल किया, जैसे काफ़ी एमेचर लोग जो ये करते हैं, रेडियो से ब्रॉडकास्ट निकालते हैं, जैसे मैं निकालता था वेदर सैटेलाइट से, वो आसान है क्योंकि वो मेगाहर्ट्ज़ में है। लेकिन आजकल के जो करंट सैटेलाइट्स हैं वो गीगाहर्ट्ज़ पे चलते हैं। अब बात है कि उतना गीगाहर्ट्ज़ का रिसीवर बहुत महँगा आता है, तो लोग सस्ता रिसीवर में रिसीव करने के लिए ये कर लेते हैं कि भैया 5 गीगाहर्ट्ज़ को तुम 2 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर उतार दो, हम उसको रिसीव कर लेंगे। ऐसा किया जा सकता है। तो यहीं उसी का हम लोग प्रिंसिपल उल्टा कर रहे हैं कि भैया इंफ्रारेड में घुस गए ना, उठा के उसे हम स्पेक्ट्रम में डाल देते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम, ताकि देख सकें। हबल वाला ये फ़ोटोज़ में भी आपको क्लैरिटी दिख रही होगी, कितना ज़्यादा चीज़ दिख रहा है जो कि उसमें है ही नहीं। और ये सारे फ़ोटो में अंतर कई दिन का है, यानी कि एक को 11 दिन लग जाएगा खींचने में, ये बोला भैया हम 11 घंटे में कर देंगे। वही इसीलिए बड़ा टेलीस्कोप बनाने पे खर्च किया जाता है, क्योंकि आप टाइम नहीं खरीद सकते, लेकिन स्पीड ज़रूर खरीद सकते हैं। और ये समझिए, इसका लोकेशन का दूसरा फायदा है, हबल चाह के भी कंटिन्यूअस लॉन्ग एक्सपोजर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो धरती पास ऑर्बिट कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए पोल की डायरेक्शन में, अगर ऊपर वाले या नीचे डायरेक्शन में, तो वो ऐसा रह सकता है कि हाँ भैया वो आराम से आपका ऑर्बिट कर रहा है, आपका कंटिन्यूअस है। लेकिन मान लीजिए कि इस धरती के इस साइड में कुछ आ रहा है, तो जैसे ही वो धरती का शैडो में जाएगा, भैया उसका काम खत्म, दूसरी चीज़ को एक्सपोज करो। फिर जब उधर वापस दिखने लगे तो दूसरा उसका एक्सपोजर निकालो। जेम्स वेब को डालने टाइम ऐसा बनाया गया था कि उसका फील्ड ऑफ व्यू में कम से कम हुलुलुलु हो, ताकि वो बहुत बढ़िया से बहुत लंबा एक्सपोजर बिना रुके-टुके कर सके। तो ये उसका दूसरा एक फ़ायदा होता है। और ये समझिए, जितने बड़े-बड़े ऑब्ज़र्वेशन ये जितना जल्दी कर पाता है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे ऑब्ज़र्वेशंस मतलब कर पाना असंभव नहीं है। जो हाथ-पैर मार के हबल किया, तभी तो हम लोग को पता चला कि डीप स्पेस में भी कुछ है। तो यहाँ तक आ गए, और क्या हबल वहाँ तक जा पाता? हाँ, बस 3-4 महीना लग जाता वो फ़ोटो खींचने में। बस वही बात है, स्पीड बढ़ाई जा रही है, रफ़्तार बढ़ाया जा रहा है, फट-फट करके हम लोग काम कर रहे हैं। जो काम को मतलब समझिए, हाँ भैया ऑब्ज़र्वेटरी का टाइम निकालो, 1 महीना रिज़र्व करो, ना जी ना। लीजिए फटाक से फ़ोटो खींचिए, आगे बढ़िए और दूसरे लोगों को आने दीजिए। स्पीड खरीद रहे हैं यहाँ पे। और जो डस्ट क्लाउड के थ्रू देख पाना है, ये बहुत सारा ऐसा चीज़ अनलॉक कर देगा जो हम लोग पहले जानते ही नहीं थे। पहले जानते, जैसे अभी एग्ज़ाम्पल दिया मैंने आपको कि एक बाइनरी स्टार सिस्टम को हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो सिंगल स्टार है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा ब्राइट है, दूसरा डस्ट में छिपा हुआ है। लेकिन ये मतलब इंफ्रारेड में उतरे, अरे जी यहाँ तो एक छिपा हुआ है। तो वही समझिए, यही इसका पॉइंट था कि फटाफट करो। इसीलिए इससे भी बड़े ऑब्जर्वेटरीज़ के पीछे काम किया जाता है, ताकि स्पीड मिल सके। हम लोग समय नहीं खरीद सकते, लेकिन स्पीड ज़रूर खरीद सकते हैं। तो वही समझिए, इसीलिए आप लोग देखते हो ना कि मतलब किसी भी फील्ड में जाइए कि प्रोफेशनल लोग इक्विपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करते हैं? कारण वही है, स्पीड खरीद रहे हैं वो, कि हमें लोड ना लगे। मैंने ये माइक क्यों लिया? ताकि मेरा स्पीड बढ़ सके। मतलब रिकॉर्डिंग का बाद का एडिटिंग सब स्पीड बढ़ाने के लिए। वही समझिए, यही इसका पॉइंट है। इतना महँगा इक्विपमेंट क्यों बनाया गया? क्यों लॉन्च किया गया? क्यों इतना रिस्क लिया गया? रफ्तार। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन जेम्स वेब के इमेजेस के बारे में, इसलिए मैंने वो ग्राफ वाला इमेज नहीं दिखाया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।